बहुत सारे हमदर्द समाजवादी के लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे कि यार आप ले लो। तकरीबन 1000 आदमी से मशवरा करने के बाद मैं ये सोचा कि यार ये पार्टी क्यों अच्छी है, क्या वजह है। इससे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी सदारत मांगा था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया, क्योंकि वो फिरका परस्तों के साथ चला दिया। कोई मसलियत थी उस वक्त। आज मुझे खुशी है कि ये जो हमदर्द समाजवादी पार्टी के लोग यहां आए, इतने में तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे शहर की काया पलट सकता हूं। मगर जावेद अनवर साहब ने जो बताया कि सच्चाई लीडर के पास रहेगी, सच्चाई नुमाइंदे के पास रहेगी, तो वही सही फैसला कर सकेगा। आज हमारी जिम्मेदारी ये है। मंसूर अंसारी साहब एक दिन रात में आए, बोले यार हमको बैठकर ये सोचना चाहिए कि हम 25 सालों में क्यों इतने पीछे हो गए, क्या वजह है, और दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। हालात लीडर पैदा करता है, लीडर जो पैदा होता है वो हालात पैदा करता है। कोई ये नहीं सोचे कि मैं लीडर बन जाऊंगा या अकरम सेठ बन जाएंगे या जावेद अनवर, ऐसा नहीं है। कल कैसे हालात आएंगे, आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए आप कि जो हिफाजत करने वाले हैं पुलिस वाले, वो दाढ़ी और टोपी देखकर गोली मार रहे हैं। कितनी नफरत फैला दी गई है। वंदे मातरम पढ़ना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐवान में आवाज उठाया क्या? हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब ने उठाया आवाज, वो मेरे दिल को छू गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सदारत नहीं लूंगा। और मेरे पास दो साथी आए, नफीस अहमद और वसीम भाई, वो बोलने लगे कि यार ये इन लोगों का दौरा है, तो बोले यार यही दौरे में अपने को फैसला कर लेना है। हमारे शहर में हम सेंट्रल में 92% से ज्यादा हैं और उसके बाद भी सर झुका के चल रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर ये आगरा रोड बन रहा था, काम तीसरे फेज का नहीं चालू था, तो नुमाइंदे को सख्त बोल के चालू करवाना था कि धरना देना था। आज साइड का पोल बाहर नहीं हो रहा है, साइड में कर नहीं रहे हैं, तो कोई पार्टी उसको आवाज उठाकर कमिश्नर के उसके ऊपर चप्पल मार रही है। कितने कमजोर हैं हम। 80% टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा केयर पट्टी देने वाला पावर लूम कारखानेदार रहता है। 25,000 से शुरू होती है उसके कारखाने की केयर पट्टी। नल पट्टी हर साल 5% बढ़ा रहे हो। जाकर देखिए पुणे और बंबई में कितनी है केयर पट्टियां। क्या हमारी एक क्लास की कारपोरेशन है? क्या हमारे शहर में दवाखानों में दवाइयां हैं? सिविल हॉस्पिटल में सीजर हो रहे हैं? हर पेशेंट को कहां भेजा जाता है? ढोलिया। हम कहां हैं? 600 करोड़ की कारपोरेशन है, 25 साल होने पे आया है। कोई अगर 15 करोड़ लाता है कोई पार्टी वाला, तो पूरे शहर में हवा हो जाता है।
कोई 5 करोड़ लाता है तो अरे 5 करोड़ लेके आ गए, तो हमारे शहर का 600 करोड़ कहां गया भाई? वो कोई कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा रुपया कहां जा रहा है? किसी भी कारखाने में अगर शेड चोर रहेगा तो उससे ज्यादा वहां का आदमी रहता है। तुम अगर कमीशन मांग रहे हो किससे, तुम ठेकेदार से ले रहे हो, तो इससे ज्यादा तुम्हारा कर्मचारी पैसा लूट रहा है। ये बात ध्यान में रखिए। अगर हम तहरीक चलाए, धरना दे दिए कि भाई ये रोड का बिल नहीं निकलना चाहिए, आप आगरा रोड पे देखिए चालू है काम, और उस हिस्से में जाकर देख लीजिए वो काम कब शुरू हुआ। पुल इस पार और ये सीमेंट का रोड, और हमारा कब से चालू है। उस तरफ मैंने देखा कि कच्चा माल देने के बाद प्लास्टिक बिछा रहे हैं, तो उनसे ठेकेदार से पूछा गया कि भाई ये प्लास्टिक क्यों बिछा रहे हैं? तो बोले ये काली मिट्टी है, अगर नहीं बिछाएंगे तो तड़ पड़ जाएगी। इस तरफ हुआ क्या? ठेकेदार लोग भी हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? अगर एक आप देखें, ये बंदे देखें अगर कि यार ये तो बराबर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, फौरन अर्जी कमिश्नर को दे देना चाहिए कि ये ठेकेदार की इंक्वायरी करें, ये जो है बराबर मटेरियल नहीं जा रहा है। हम होटलों में बैठ के बहुत बोलेंगे कि बहुत चुरा रहा है, बहुत पैसा खा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मगर एक बंदा भी, हमारा एक वर्कर जाना चाहिए कि यार कमिश्नर साहब या मुझको बोले, जावेद अनवर को बोलना, हम लेटर देंगे कि ये रोड बराबर नहीं बन रहा है। अगर कचरा एक दिन नहीं उठता है, करोड़ों रुपया उनको दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं भाई उठ रहा है? एक महीने में क्यों उठ रहा है? 15 दिन में क्यों हो रहा है? क्यों गटर साफ नहीं होती है? ये सब की नजर अगर वर्कर रखेगा तो आप सिर्फ एक फोन करेंगे दोबारा तो वो दौड़ता चला आ जाएगा कि ये अभी हमारे ऊपर कार्रवाई करवा देगा। ये अशफाक साहब बैठे हैं, ये सफाई महकमे में रह चुके हैं, इनसे मशवरा करके भी आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी को आप आगे ले जाना चाहते हैं, मुझे 27 तक का बनाया गया है, कल आपसे कोई नौजवान आगे आएगा वो बनेगा, कल मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मगर आपकी पार्टी को अगर जिंदा रखना है, जिंदा क्यों रखना है ये भी सोच लीजिए। यूपी के अंदर योगी है, सेंट्रल में मोदी है, और सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों को हो रहा है। आपको इस शहर को बचाना है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है। मुझे बताइए कि बाबरी मस्जिद पर जब कार सेवकों ने हमला किया, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं शहीद हुई बाबरी मस्जिद? एक्शन लिया। वो ये नहीं सोचे कि मेरी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, मगर अक़लियतों के बारे में सोचा कि ये कौम मेरा साथ देती है, इसलिए वो उस वक्त बच गई। मगर कल्याण सिंह आया और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, जो कोई एक्शन नहीं लिए, नहीं तो आज संविधान का राज रहता। अकीदत पे उनको दे दिया गया, फैसला अकीदत पे कर दिया गया। ये क्या बात हुई? इंसाफ तो होना चाहिए ना। आने वाला वक्त अगर इससे खराब नहीं चाहते हो तुम, तो इस शहर में इत्तेहाद पैदा करो, नौजवानों को आगे लाओ। जिस पार्टी में नौजवान ज्यादा होते हैं वही पार्टी हित पर आती है। दुनिया में 60% नौजवान रहते हैं, 20% बच्चे और 20% बूढ़े रहते हैं।
इसलिए हमारे जितने भी साथी हैं वो हर हिस्से में नौजवानों की टीम तैयार करें। 5 बंदा क्यों ना हो, अल्लाह ताला हर किस्म के आदमी को पैदा करता है। कोई खुलूस से करने वाला होता है, कोई रुपया कमाने वाला होता है, कोई और तरीके का होता है, मगर जीत खुलूस के काम करने वालों की होती है। आपके शहर में जब जुल्म ज्यादा देखा तो एक नुमाइंदे को 1 रुपया भी दिया और वोट भी दिया, कुछ सोच कर किए हुए थे। मगर आज हम 12 नवंबर में जब हमने देखा कि पुलिस कौन तरीके से चल रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है, तो हमको मजबूरन अबू आसिम आजमी साहब के पास जाना पड़ा और उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की। जावेद अनवर साहब, अकबर सेठ अशरफी साहब, इमरान रिजवी साहब और तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन शहर। जैसा कि हम सबको पता है कि 18 अगस्त को मालेगांव शहर में शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की आमद हुई थी और शहर ने देखा कि एक तारीख़ी जलसा जो आज तक लोगों के जहनों में बरकरार है, उस जलसे में जो है अलहाज यूसुफ इलियास साहब को सदारत का ओहदा दिया गया। मैं ये ओहदा यूसुफ इलियास साहब ने जब एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, उसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यूसुफ इलियास साहब वही शख्सियत है जो मैं मेरे बचपन से देखते आ रहा हूँ। शहर में कोई भी तहरीक हो, शहर में कोई जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, या पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ या कहीं भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ में अगर जुल्म ज़्यादती होती है तो मालेगांव शहर में सबसे पहली सफ़े अव्वल में नज़र आने वाला शख्स यही यूसुफ इलियास साहब थे, जो हर जगह हर तहरीक में सबसे आगे रहते थे। फिर मैं सोचा कि ये कुछ दिनों तक या काफ़ी सालों तक जो है मुफ्ती साहब के साथ में रहे और भी दीगर लीडरान के साथ में रहे। मैंने ये सोचा कि वो वहाँ भी कोई ना कोई ओहदा ले सकते थे, क्योंकि उस वक्त अगर जैसे मुफ्ती साहब एक बड़े लीडर थे तो उनके बाद कोई बहुत बड़ा चेहरा था और बहुत बड़ी जिनकी कुर्बानियाँ थी, तो वो अलहाज यूसुफ सेठ साहब की थी, मगर उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया। तो फिर क्या वजह थी कि उन्होंने समाजवादी का ओहदा लिया? ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया। तो मुझे एक बात समझ में आई, आज अगर कोई आदमी ओहदा लेता है तो वो उसके जहन में कुछ बातें होती है, या तो वो सोचता है कि मेरी कोई शोहरत हो जाए, या कुछ पैसे का लालच होता है, या कुछ दूसरी वजूहत होती है, या कोई नाम हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि यूसुफ इलियास साहब एक बहुत बड़ा घराना है जो मासी तौर से भी मजबूत है, और इनका नाम जो है इनके बाप दादा से, वालिदैन से जो है चलता आ रहा है, और समाज में एक बहुत बड़ा नाम होने के बावजूद अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदारत ली है तो मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, और कुछ ना कुछ तो शहर की हक में सोच कर ही लिया है। हम लोग जो है अकबर सेठ अशरफी साहब अक्सर हमें बोला करते थे कि हमें शहर में जो है कोई भी पार्टी हो, कोई भी मसलक हो, कोई भी बिरादरी हो, अगर वो शहर के हित में, कौम के हित में काम करता है तो हमें चाहे सामने से या पर्दे के पीछे से उनके साथ जो है खड़े होना चाहिए। यही वजह थी कि आज यूसुफ इलियास साहब से हमारा रब्ता तकरीबन 5-6 सालों से है, जावेद अनवर साहब से, और जावेद अनवर साहब की जो तजुर्बा है वो आज शहर पूरा जानता है कि उन्होंने जो है निहाल साहब से बहुत करीब का ज़माना देखा है, यूसुफ सेठ साहब ने भी बहुत करीब का ज़माना देखा है। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में शहर की कोई क़यादत आती है और शहर के जिम्मेदार जैसे कि यहाँ इमरान रिजवी साहब, हमेशा हमने देखा है कि इन्होंने भी जो है कई लोगों का सपोर्ट किया, मगर 12 नवंबर के मामले में जो लोग कौम की सच्ची रहबरी और रहनुमाई करने वाले थे उन पर जो है इल्ज़ामात लगाए गए, और वो भी बेबुनियाद इल्ज़ामात। हमने देखा इसी रोड पर क्या हुआ था और उनके साथ क्या हुआ ये सब जानते, और इन्होंने क्या किया ये भी सब जानते। उसके बावजूद अगर ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम लगता है और शहर की नुमाइंदगी एकदम जो है बोगस और नामर्द नुमाइंदगी, मैं तो कहूँगा उस वक्त 12 नवंबर के मामले में एक आदमी नहीं था जिसने मजबूत नुमाइंदगी की। यही वजह थी कि आज ऐसे लोगों के ऊपर एक बड़ा दाग लगा।
तो मुझे बहुत ज़्यादा ये तकरीर का मौका नहीं है, वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। मैं तो ये चाहूँगा कि शहर में कोई भी पार्टी हो, कोई भी मसलों को बिरादरी हो, अगर वो कौम मिल्लत के लिए आगे बढ़ता है तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए, चाहे पर्दे के पीछे से हो या सामने से। मैं इस मौके पर अलहाज यूसुफ इलियास साहब और जावेद अनवर साहब, इनको खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में शहर के लिए ये तामीर और तरक्की के लिए अपना ताउन पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।